सोचिए अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेंजर थिंग्स में सबसे ज्यादा डरावना क्या पार्ट था। ज्यादातर लोग बोलेंगे मॉन्स्टर्स, अपसाइड डाउन या फिर वेकना, लेकिन नहीं, अगर आप ध्यान से सोचें तो सबसे डरावना पार्ट पावर्स नहीं थी। सबसे ज्यादा डरावनी चीज ये थी कि गवर्नमेंट जब चाहे जहां से चाहे हमें उठा सकती है, हमारे साथ किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारे दिमाग को तोड़ के उसको रीशेप कर सकती है। और ये आइडिया सिर्फ एक फिक्शन नहीं है। जी हाँ, हम यहाँ पे किसी शो के रिव्यू करने नहीं आए हैं, बल्कि हम एक हिस्ट्री के ऐसे पन्ने को पलटने आए हैं जहां पे गवर्नमेंट, साइंस और पावर ने सारी हदें क्रॉस कर दी थी। एक बात मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो का पर्पस किसी थ्योरी को पुश करना या फिर किसी सुपरनेचुरल एग्जैचुरेशन को बढ़ावा देना और ना ही किसी कल्ट को प्रमोट करना है। जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा या तो वो गवर्नमेंट एडमिटेड फैक्ट्स होंगे या फिर वो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर मुझे किसी चीज के बारे में नहीं पता होगा तो मैं उसे आप साफ साफ बता दूंगा, क्योंकि मैं स्पेकुलेशन के बेसिस पे वीडियो के कंटेंट को वीक नहीं होने दूंगा। स्ट्रेंजर थिंग्स की हॉकिन लैब तो आपको याद ही होगी। जी हाँ, ये कोई क्रिएटिव इन्वेंशन नहीं थी, बल्कि शो के क्रिएटर्स ने मल्टीपल ओकेजन्स में बताया है कि उनकी इंस्पिरेशन कोल्ड वॉर्स या फिर क्लासिफाइड मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स और या फिर 1950 और 1970 के बीच में हुए गवर्नमेंट प्रोग्राम से इंस्पायर्ड है। हाँ गाइस, हमको कोल्ड वॉर की टाइमलाइन को यहां समझना बहुत जरूरी है। उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से इस बात से डर रहे थे कि क्या दुश्मन देश के पास माइंड कंट्रोल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि नहीं। कोरियन वॉर के बाद अमेरिकन सोल्जर्स कुछ ऐसे कन्फेशन दे रहे थे जैसे लगा कि उनके दिमाग के साथ कोई छेड़खानी की गई है। दोनों देशों ने सोचा कि अगर दुश्मन ने दिमाग को ही बैटलफील्ड बना दिया है तो हम पीछे क्यों हटें। इस सोच से एक डेंजरस आइडिया निकल के आता है गाइस कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हो, सब जस्टिफाइड है। 1953 में CIA ने एक ऑफिशियल प्रोग्राम को लॉन्च किया जिसका नाम था MK अल्ट्रा। जी हाँ, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट CIA के डॉक्यूमेंट्स में अभी भी अवेलेबल है। ये प्रोग्राम एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे सब प्रोजेक्ट्स एक अम्ब्रेला की तरह आते थे और इन सब का गोल क्लियर था। मेमोरी मैनिपुलेशन, पर्सनैलिटी ब्रेकडाउन, इंटेरोगेशन कंट्रोल और ट्रूथ एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। इन सब को कंप्लीट करने के लिए वो क्या यूज करते थे? LSD एंड हेलुसिनेटिंग ड्रग्स, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, हिप्नोसिस एंड आइसोलेशन फॉर लॉन्ग टर्म। और यहां वो अपनी पहली लाइन क्रॉस कर देते हैं। जी हाँ, किसी पेशेंट को नहीं पता था कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे। सोल्जर्स, पेशेंट्स, प्रिजनर्स, हर किसी पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और हर जगह किए जा रहे थे। यस, इस पॉइंट पे आके आपको स्ट्रेंजर थिंग्स एक फैंटेसी से ज्यादा एक हॉरर स्टोरी लगना शुरू हो गई होगी। फ्रैंक ओल्सन एक गवर्नमेंट साइंटिस्ट जो बायोलॉजिकल रिसर्च की टीम में जुड़ा हुआ था। 1953 में CIA ने एक रिट्रीट के दौरान उसकी ड्रिंक में LSD मिलाई और ये बात CIA ने डेकेड्स के बाद खुद एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद ओल्सन मेंटली अनस्टेबल हो गया। उसे एक्सट्रीम पैरानोया हो चुका था। उसे हर टाइम लग रहा था कि उसके ऊपर कोई सर्वेलेंस कर रहा है। होना क्या था, उसके सिर्फ 9 दिन के बाद उसने किसी होटल की ऊंचाई से गिर के अपनी जान गंवा दी। पूरे 22 साल तक उसकी फैमिली को वो इस इंसिडेंट के बारे में यही बोलते रहे कि ये एक सुसाइड है। लेकिन 1975 में गवर्नमेंट ने खुद एडमिट किया कि ओल्सन को उन्होंने उसके कंसेंट के बिना ड्रग्स दिए थे। और यहाँ ये बात साबित हो जाती है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने अपनी लाइन, अपनी सारी हदें तोड़ दी थी।
दूसरा डॉक्यूमेंटेड स्ट्रीम निकल के आता है 1950s और 1960s के बीच में फेडरल प्रिजन्स को परफेक्ट ग्राउंड बना दिया गया एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रिजनर्स पावरलेस थे, उनका कॉन्सेंट लेना मीनिंगफुल नहीं था और पब्लिक स्क्रूटनी का भी कोई डर नहीं था। जी हाँ, प्रिजनर्स को बोला गया ये एक मेडिकल रिसर्च है और कंपलसरी है। रियलिटी में रोज उन प्रिजनर्स को LSD दी जा रही थी, कभी कभी दिनों तक, कभी महीनों तक और कभी कभी सालों तक। एक प्रिजनर की टेस्टिमोनी जो सेनेट को दी गई थी, उसमें उसने लिखा कि उसे दीवारें जिंदा लगने लगी थी, उसे रियलिटी और इल्यूसिनेशन में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। ये एक दो इंसिडेंट नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम बना दिया था उन्होंने। ये स्ट्रेंजर थिंग्स की लैब्स की तरह है, यहाँ पे डेमोगोर्गस नहीं बल्कि केमिकल्स थे। साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स को भी बहुत यूज किया गया, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। पेशेंट्स आते थे अपने ट्रॉमा, डिप्रेशन और एंजाइटी का इलाज कराने और उन्हें रिकमेंड किया गया एडवांस थेरेपी। बट एक्चुअल में उन्हें क्या दिया गया? ड्रग इंड्यूस्ड कोमा, मेमोरी सप्रेशन अटेम्प्ट्स एंड इलेक्ट्रिक शॉक्स। कुछ पेशेंट्स तो अपनी जिंदगी के कुछ साल भूल जाते थे और कुछ तो अपना नाम तक भूल जाते थे। बाद में काफी कोर्ट केसेस हुए, काफी सेटलमेंट हुई, बट एक भी कन्विक्शन नहीं हुई। उनको बोला गया नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का यहाँ बहुत मिसयूज किया गया। 1970s में जब पब्लिक स्क्रूटनी काफी बढ़ने लगी तो CIA ने ऑफिशियल ऑर्डर दिया कि एक्सपेरिमेंट्स के रिकॉर्ड्स को मिटा दिया जाए। जी हाँ, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सपेरिमेंट कभी हुए ही नहीं थे, या इसका मतलब ये भी नहीं कि वो डिटेल्स हमें कभी भी नहीं मिलेंगी। लेकिन इससे ये प्रूफ होता है कि ये एक्सपेरिमेंट हुए थे और इन्हें छुपाने की पूरी कोशिश की गई है। अगर सब कुछ एथिकल होता तो इन्हें छुपाने की जरूरत ही क्या पड़ती। स्ट्रेंजर थिंग्स में जैसे 11 और वेकना के पास साइकेट्रिक एबिलिटीज दिखाई गई हैं, वैसे ही गवर्नमेंट ने भी चेक किया कि क्या वो दूर बैठे बैठे इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं कि नहीं। इस टर्म को नाम दिया गया रिमोट व्यूइंग। ईयर्स एंड ईयर्स की टेस्टिंग के बाद गवर्नमेंट का ऑफिशियल कंक्लूजन था कि इसके साथ हम रिलायबल इंफॉर्मेशन का पता नहीं लगा सकते। इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पावर्स को प्रूफ नहीं किया गया, पर इससे ज्यादा हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं लग पाया है। स्ट्रेंजर थिंग्स इसलिए स्केरी नहीं लगता कि उसमें वेकना है या उसमें बहुत मॉन्स्टर्स है, कभी भी किसी की मौत हो जाती है, बट उसमें एक रियलिटी दिखाई गई है, वो ज्यादा स्केरी है कि गवर्नमेंट कभी भी किसी को उठा के एक्सपेरिमेंट्स कर सकती है, कुछ सीक्रेट लैब्स एग्जिस्ट कर सकती है, या फिर किसी भी तरह से सिटीजन्स की प्राइवेसी को ब्रीच किया जा सकता है। उनका कंसेंट लेना जरूरी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को कैसे यूज किया जाता है वो ज्यादा स्केरी है, और गवर्नमेंट यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को कैसे इग्नोर करती है, ये सब सोचकर ज्यादा डर लगता है। इस कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि गवर्नमेंट जब एक दूसरे से डर जाती है और एक पावरलेस फील करती है, तो पावर को अटेन करने के लिए वो एथिक्स का किसी भी तरह से उल्लंघन करके अपने गोल्स को अचीव कर सकती है तो ये पास्ट की कहानी, लेकिन ये प्रेजेंट पे भी बिल्कुल लागू करती है। आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत वक्त बदल चुका है, दुनिया कहां से कहां आ चुकी है, लेकिन पावर के डायनामिक्स आज भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे चले आ रहे हैं। अब आपके लिए और हमारे लिए सवाल ये है कि अगर ये सब चीजें पास्ट में हो चुकी हैं, तो क्या गारंटी है कि वो आज नहीं हो रही? क्या पता वो आज हो रही हैं, और अगर वो हो रही हैं तो हम इन सब चीजों से कैसे बचें? ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट के रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मार्केट में चल रही हैं। अगर मुझे किसी में भी कोई सच्चाई लगती है या कोई फैक्ट नजर आता है तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आप वो वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट छोड़ के जाइएगा। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।